हाय फ्रेंड। तो आज मैं लाइव हूँ आप लोगों के लिए लैब टेक्नीशियन के सिलेबस को बताने के लिए आज लाइव आया हूँ। एक्चुअली में 2016 की वैकेंसी में जो लैब टेक्नीशियन के सिलेबस था और इस समय का जो सिलेबस होगा वो काफ़ी डिफरेंस होगा उसमें। इसलिए कई लोग इसे जानते नहीं हैं। कई लोग मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट भी किए कि भैया वैकेंसी खुल रही है कि नहीं खुल रही है, इस बार वैकेंसी आनी है नहीं आनी है, लैब टेक्नीशियन का सिलेबस कैसा रहेगा। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाए सभी के लिए, यूपी लैब टेक्नीशियन के लिए। एक्चुअली में जो 2016 की लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसका जो सिलेबस था उसमें हिंदी, रीजनिंग और आपके ट्रेड से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इस बार चूँकि आपका यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू लैब टेक्नीशियन का पेपर होना है, तो उसमें पेट में हम लोग लैब टेक्नीशियन का रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस ये सारी चीज़ें दे चुके हैं पेपर में, पेट में। तो इसलिए इस बार जो भी पेपर में आना है, अगर यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आपकी वैकेंसी आई तो पूरा का पूरा 100% आप ये मान कर चलिए आपके ट्रेड से रहेगा और 100 का 100 प्रश्न आपके ट्रेड से ही मिलने हैं। ट्रेड पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लैब टेक्नीशियन की जो भी बुकें आ रही हैं अच्छी अच्छी उसे खरीदिए और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अगर जैसा कि सुनाई पड़ रहा है कि जितने ज़िले पर मेडिकल कॉलेजेज बन रहे हैं या बन चुके हैं उनमें जो वैकेंसियाँ खुलेगी उसकी उसका जो पेपर है वो किसी एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी या एसएससी उसे नहीं कराएगी। अगर ऐसा हुआ तब आपके जो पेपर होंगे उसमें रीजनिंग भी होगा, हिंदी भी होगा, हो सकता है जनरल मैथ भी दें, जनरल जीके भी दें और लैब टेक्नीशियन का भी दें। लेकिन जो प्रश्न लैब टेक्नीशियन का होगा वो 60 या 70 आउट ऑफ 100 में होगा। ये मान कर चलिए 100 प्रश्न में 70 नंबर 60 नंबर आपके लैब टेक्नीशियन से ही पूछे जाने हैं। इसलिए आप लोग अपने लैब टेक्नीशियन के ट्रेड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसकी तैयारी भरपूर पुरजोर मेहनत के साथ करिए। हाँ, ये भी सुनाई पड़ रहा है कि अक्टूबर माह तक चाहे जिले अस्पताल सीएससी पीएससी जो हैं उनका सम्मिलित वैकेंसी दिया जाए या मेडिकल कॉलेज का दिया जाए। एक्चुअली में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की वैकेंसियाँ अलग अलग इसलिए निकलती हैं क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज के बजट है वो स्वास्थ्य शिक्षा से आता है और जो ये जिला अस्पताल सीएससी पीएससी का बजट है वो स्वास्थ्य समिति से पारित होता है। तो इसलिए इनके बजट अलग से आते हैं, इनका निदेशालय अलग है। तो दोनों का अलग अलग निदेशालय होने के कारण दोनों की वैकेंसी भी अलग अलग आती हैं। तो अब बात ये आती है कि ट्रेड से पढ़ाई करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, क्योंकि यूपी लैब टेक्नीशियन का कोई भी खास ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो कहीं पर चलता नहीं है और कोई ऐसी बुक भी नहीं बनाई गई है जिसे कि हम लोग कहें कि ये ऑथेंटिक बुक है, इसे पढ़ लिया जाए तो हमारे सिलेबस से सब कुछ मैच हो जाएगा। इसलिए हमारे आपके मन में काफ़ी दुविधाएं होती हैं। हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं क्या उससे फंसेगा या नहीं फंसेगा, क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही ट्रैक पर चल रहा है, क्या जो सिलेबस टू सिलेबस हम तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं कंप्लीट हो रहा है। कोई गाइडेंस ना तो हमें खास ऑनलाइन पर मिल पा रहा है ना ऑफलाइन पर मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं यूपी लैब टेक्नीशियन के लिए और पैरामेडिकल्स के लिए खास कर यूट्यूब पर क्लास निःशुल्क चलाऊँगा। पर डे एक क्लास मेरी पड़ेगी उस यूट्यूब पर। किसी कारण बस किसी दिन नहीं पढ़ पाया तो दूसरे दिन हम क्लास डालेंगे, 2 क्लास डालेंगे उस दिन दूसरे दिन। और ये आप समझ लीजिए कि लैब टेक्नीशियन का कंपटीशन इतना हाई लेवल पर नहीं कभी जाना है कि आप अगर 1 घंटे की पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, 1.5 घंटे की पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की, तो उससे ऊपर निकल जाए, उससे ऊपर कभी भी नहीं निकलना है।
आप रेगुलर 1 घंटे अगर लगे रहेंगे हमारे चैनल से या हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और उस जो भी कंटेंट आपको वीडियो के द्वारा मिलता है उसे देखकर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जो बुक्स हम बताएंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, ये मान कर चलिए अक्टूबर तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य किया जाए चाहे चिकित्सा शिक्षा किया जाए। मतलब या तो जिला अस्पताल या CSC PSC की वैकेंसी खुल जाएगी या तो मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको तैयारी को, कंपटीशन को बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लैब टेक्नीशियन हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने ट्रेड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेड के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन जनरली चूँकि जॉब से जुड़े होने के कारण सभी लोग लगभग जॉब से जुड़े होते हैं जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो जॉब से जुड़े होने के कारण वो 1 भी घंटा समय नहीं निकाल पा रहा है। और अगर 1-2 घंटे समय निकलता भी है तो सिलेबस को कहाँ से अचीव किया जाए, कहाँ से लिया जाए और उस सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, ये जानकारी उस बच्चे को नहीं मिल पा रही है। इस सारी चीज़ की जानकारी आप कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट खरीदें और करें, और आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप राजीव से जुड़ सकते हैं, हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। हम आपको सारी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे लैब टेक्नीशियन से संबंधित और पैरामेडिकल से संबंधित भी। फ़िलहाल मेरा फोकस ज़्यादातर लैब टेक्नीशियन पर ही होगा, इसलिए लैब टेक्नीशियन वालों से ये गुजारिश भी है कि आप लोग हमारे क्लास से जुड़ें और पर डे 1 क्लास आपको मिलती रहेगी लैब टेक्नीशियन के कंपोनेंट से संबंधित, लैब टेक्नीशियन के इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, और यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखाया भी जाएगा। लाइव वीडियो में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल कर भी दिखाया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, किस लॉ पर काम करते हैं, कैसे कैसे इसका वर्क है, वर्क भी कर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि एक चीज़ का प्रिंसिपल भी निकाल कर बताया जाएगा कि उस प्रिंसिपल पर क्यों काम कर रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है उस पर, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल वर्क कैसे करते हैं, आपको सेफ्टी कौन सी यूज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस की जाएगी। हर वीडियो में आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप करिएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करिएगा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई इतना यूट्यूब से कमाने की इच्छा मुझे नहीं है। बस ये है आप लोग मुझसे जुड़े। एक भी बच्चा अगर मेरे बताने पर, मेरे पढ़ाने पर लैब टेक्नीशियन का एक भी बच्चा अगर जॉब पा गया तो वो उससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट और कोई नहीं होगा। इसलिए मैं क्लास डालना शुरू किया हूँ यूट्यूब पर। हाँ, तो आज जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं सिलेबस, आपके लैब टेक्नीशियन के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। इतना तो मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप ये जान पाएँ कि 2016 की वैकेंसी के सिलेबस में और आपके आने वाले वैकेंसी के सिलेबस में क्या डिफरेंस रहेगा। तो जो डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि 2016 की वैकेंसी में आपके ट्रेड के अतिरिक्त भी रीजनिंग और हिंदी पूछी गई थी। इस बार जैसा लग रहा है कि पेट में आपके ट्रेड से वो अतिरिक्त सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए ट्रेड से ही आपके प्रश्न आने हैं। ट्रेड की तैयारी आप लग जाइए, करना शुरू कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सूत्रों से मुझे पता भी चला है। और दूसरी चीज़ कि मेरा जो ANM की वैकेंसी आई थी UPSSC से, ANM में भी पहले रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल GK पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पेट होने के बाद ANM की जो वैकेंसी आई उसमें ना तो जनरल हिंदी पूछा गया, ना तो रीजनिंग पूछा गया, पूरे ट्रेड से प्रश्न पूछे गए। तो इसलिए जो लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी उसमें पूरा ट्रेड से पूछा जाएगा। हाँ, 1, 2, 4 प्रश्न आपके सिलेबस के अतिरिक्त भी पूछ लिए जाते हैं, वो हर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। वो 2-4 के पीछे आप मत लगिए। 90% की जानकारी आप अगर रखेंगे और उससे 60% या 55% भी आप ले आएंगे
तो ये मान कर चलिए 60% से ज़्यादा कट ऑफ लैब टेक्नीशियन का नहीं उठना है। तो आइए आप लोगों को अब मैं सीधे मुद्दे पर ले चल रहा हूँ और सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि इस बार का जो सिलेबस आने वाला है वो लगभग इसी जो मैं बताऊँगा उसी तरह से होगा। सिलेबस का जो मॉडल मैंने तैयार किया है, मान कर चलिए कि 90% आपका सिलेबस वही मैच करेगा, और जो क्लास मैं बताऊंगा उस क्लास को आप प्रिपेयर अगर कर लिए तो ये मान कर चलिएगा कि यूपी लैब टेक्नीशियन में उसके अतिरिक्त कहीं से भी प्रश्न नहीं आना है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले 3 चीज़ें आप एकदम समझ लीजिए कि जो सिलेबस हो 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा आपका लैब टेक्नीशियन से संबंधित 8 लैब, और चौथी चीज़ें जो इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी लैब हैं या लैब से संबंधित वर्क हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसलिए आप सिर्फ लैब टेक्नीशियन के मैनुअल मेथड को या मशीनों को रटने से ये समझिए आपका कल्याण नहीं होना है। तो मेरे भाइयों, ये आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर से कम 10 से 15 प्रश्न आने ही आने हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर की भाई तैयारी करनी है। मान कर चलिए CCC लेवल की कंप्यूटर की जानकारी अगर आप कर लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उतने लेवल तक आपको कंप्यूटर का नॉलेज रखना ही पड़ेगा। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपके 8 लैब जो होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जैसे सेल्स हुए, स्केलेटन सिस्टम हुआ, जॉइंट हुआ और मस्कुलर सिस्टम हुआ, ब्लड एंड कंपोनेंट हुए, सर्कुलेशन सिस्टम हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम हुआ, रिस्पायरेशन सिस्टम हुआ, डाइजेशन सिस्टम हुआ और इम्यूनिटी सिस्टम हुआ, यूरिनरी सिस्टम हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुए। इन सारी चीज़ों को, ये जो 16 टॉपिक हैं, 15-16 टॉपिक हैं, इसे आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना पड़ेगा। लेकिन इससे कहीं 2-4 प्रश्न या मानकर चलिए 60 में से 20 या 25% एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आने हैं। उसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे वो 8 लैब से होंगे, 5 से 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर से होंगे। हाँ, 8 लैब के बाद जैसे 5 से 10 प्रश्न कंप्यूटर से होंगे और 5 प्रश्न आप मान कर चलिए इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित आएगा। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी प्रश्न पेपर हम देखते हैं, जितने भी पुराने पेपर हमने डिस्कस किया, जितना पुराना पेपर हमने देखा या और जिले और राज्य का मैंने पेपर देखा और बहुत ट्रेड से जैसे IITI और सारी चीज़ों के पेपर मैंने देखा कि उसमें भी ट्रेड से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें भी हमने देखा कि इन्वायरमेंट से प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए आप ये मान कर चलिए इन्वायरमेंट के प्रश्न हुए, कंप्यूटर के प्रश्न हुए, इसे अतिरिक्त में आप ऊपर लेवल में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहेंगे। वैसे मैं इसका भी क्लास जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का क्लास भी डिटेल्स में डिस्कस कर मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी लैब टेक्नीशियन भाई हैं वो मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहें, मेरे क्लास को देखें, मेरे द्वारा बताई गई किताबों को पढ़ें। उसे आपको तैयार, एक चीज़ जानिए, आपको अपने दिमाग में प्रेशर नहीं देना है कि मुझे इसे रटना है या तैयारी करनी है। नहीं, आपको तैयारी नहीं करनी, आपको सिर्फ क्लास को देखना है और क्लास से संबंधित जो भी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी वो आप वो चीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर, आप लैब टेक्नीशियन, आपने ट्रेनिंग किया है तो कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। उस चीज़ों को प्रश्न के रूप में कैसे प्रकट किया जाए और उसे आप कैसे समझें, यही चीज़ जब आप वीडियो देखने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे डिटेल्स में जानकारी हो जाएगी। उसी चीज़ को आपको बताया जाएगा, आप सिर्फ उसे देखते रहिए और थोड़ा किताबों से जुड़े रहिए। आप अपने आप जब पेपर को देंगे तो 50% 60% आपका तैयार मिलेगा और इतना काफ़ी है। और मैं 100% आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब रही बात सिलेबस की, तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में आपने जान
ही लिया होगा। अब आपके बचे आठों लैब में माइक्रोबायोलॉजी पहला, जिसमें ह्यूमन पैरासाइट, इम्यूनोलॉजी ये आपका कवर कराया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री हुए दूसरा, जीव रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं, ब्लड बैंकिंग हुआ और हीमेटोलॉजी हुआ। 4 हो गए आपके। एक पैथोलॉजी हुआ, पैथोलॉजी से संबंधित प्रश्न और इंटरप्रिटेशन से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 5-6 लैब आपके हैं जिससे आपके प्रश्न किए जाएंगे। अब 8 लैब इसलिए बताया गया है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में भी 3 पार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जीव रसायन विज्ञान में भी 2-3, बायोकेमिस्ट्री में भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा तो 2-3 पार्टीशन कर कर बताया जाएगा। परजीवी विज्ञान, ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी को डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। फिर ब्लड बैंकिंग हुआ, हीमेटोलॉजी हुआ, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप लोग अपने सिलेबस को या तो कहीं पर नोट कर लें। फिर से एक बार बता रहे हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में नर्वस सिस्टम हुआ, सेल्स हुए, और उसके बाद स्केलेटल सिस्टम हुआ, जॉइंट हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, लिम्फोसाइट्स हुआ, डाइजेशन सिस्टम हुआ। ये सारी चीज़ों पर आपको डिटेल्स में जानना है। उसके बाद आपके ट्रेड से संबंधित 8 लैब, जिसमें से माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ब्लड बैंकिंग, हीमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, इतने चीज़ों को आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है। और इसके अतिरिक्त आपको पर्यावरण, इन्वायरमेंट और उसके बाद कंप्यूटर, ये कहीं पर आप नोट कर लीजिए। इससे संबंधित आपको जो बुक्स मिलें उसे पढ़िए, और अगर बुक्स नहीं मिल रहे हैं तो हमारे क्लास को पर डे एक क्लास डाली जाएगी, इससे संबंधित आप लोग देखिए, उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। अब रही बात ब्लड बैंकिंग के बारे में, तो ये समझ लीजिए आप लोग कि जैसे जब आपका डिस्कस किया जाएगा तो उसमें ब्लड बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा, हीमेटोलॉजी के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। ब्लड बैंकिंग में जैसे आपका कोई भी पर्चा आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे देखा जाता है, वो किस वायल में लाता है, EDTA में लाता है या प्लेन में लाता है, दोनों में लाता है, तो किस लिए लाता है, EDTA से क्या कार्य किया जाता है, प्लेन वायल से क्या कार्य किया जाता है। और ग्रुपिंग हुआ, क्रॉस मैचिंग हुआ। ग्रुपिंग में एंटीजन 3 वर्क करते हैं, तीनों एंटीजन कैसे बनते हैं, क्यों ब्लू में होता है, क्यों येलो में होता है, क्यों उस एक अपारदर्शी होता है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन कैसे चेक करते हैं हम लोग, पेशेंट आने पर क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट फार्म में क्या क्या देखते हैं कि उसने PRBC मांगा है, होल मांगा है कि प्लेटलेट मांगा है या क्रायोप्रेसिपिटेट मांगा है। उसने अगर चारों में से जिस चीज़ को मांगा है उसके साथ डोनेशन चाहिए अगर हमें, तो डोनर कैसा होना चाहिए, डोनर की क्या क्या क्राइटेरिया होती है, डोनर के बारे में क्या जानकारी रखनी चाहिए हम लोगों को। इस सारी चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर आपको समझाएंगे। हमारी टीम आपको पूरी चीज़ें बताएगी, और उसके बाद हम आपको पर डे 1 घंटे समय देंगे। इसे हर एक एनाटॉमी या फिजियोलॉजी हुआ या ये मानकर चलिए आपके 8 लैब हुए, इसके बारे में 1 घंटे मैं आपको पर डे समय दूंगा। लाइन टू लाइन आप ये समझिए कि लाइन टू लाइन आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अभी चूँकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए आपको धीरे धीरे सिलेबस 1-1 घंटे पढ़ाया जाएगा। जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन जारी होगा आपका क्लास 3 घंटे 4 घंटे चलेंगे, डिटेल्स में डिस्कस होंगे। 2-3 घंटे क्लास चलेगी, 1 घंटे प्रैक्टिस सेट चलेगा, फिर 2-3 घंटे क्लास चलेगी, 1 घंटे प्रैक्टिस सेट चलेगा। आपका सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा और आपको पूरा आश्वस्त किया जाएगा कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित है मिलेगी। और अगर मेरे साथ वाला बच्चा सफल हो गया तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। बहुत आप लोग साथ बने रहें।
बस यही चाहते हैं। और आगे क्या क्लास अब कल से हो सकता है, कल से वीडियो मिलना आप लोगों को हमारे चैनल पर स्टार्ट हो जाए, तो चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।